हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.3 और इसमें जैसा कि प्रश्न संख्या हमने 8 तक कंप्लीट करा दिया था और चलते हैं हम लोग 9 से स्टार्ट करने। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 9 कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। दो पानी के नल एक साथ हौज को 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से कितना घंटा कम ले रहा है, 10 घंटा कम समय ले रहा है। यानी कहीं ना कहीं बड़े व्यास वाला जो नल है वो कम व्यास वाले नल से कितना ले रहा है, डिपेंड कर रहा है किस पर, कम व्यास वाले पर। अगर मान लीजिए कि कम व्यास वाला 20 घंटा ले रहा है तो उससे 10 घंटा कम ले रहा है बड़े व्यास वाला, यानी तो ये कितना ले लेगा, 10 घंटा ले लेगा, है ना। अगर ये 20 लेगा कम व्यास वाला तो ये कितना लेगा, 10 घंटा कम बड़े व्यास वाला, तो 10 घंटा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ये मान लीजिए कम व्यास वाला ले रहा है 30 घंटा, तो ये वाला बड़े व्यास वाला इससे 10 घंटा कम ले रहा है तो 20 घंटे में भरेगा बड़े वाला, है ना। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो बड़े व्यास वाला नल है ना वो हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय ले रहा है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि बड़ा व्यास वाला नल किस पे डिपेंड कर रहा है, कम व्यास वाले नल से, कम व्यास वाले नल पर ही तो डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये मानेंगे कि माना कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर यक्स है, तथा बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 10 घंटा। राइट, तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि माना कम व्यास वाले नल को लगा समय बराबर यक्स घंटा, तब बड़े व्यास वाले को कितना समय लगेगा दोस्तों, यक्स माइनस 10 घंटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है हमारा कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोनों नल जो है 9 सही 3/8 घंटे में भर दे रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं कि जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लिया कि कोई व्यक्ति जो है कोई काम को मान लीजिए कि 10 घंटे में करता है, तो उस काम का 10 क्या किया, भाग कर दिया ना, यानी कि 10 उस काम को 10 टुकड़ों में विभाजित कर दिया इस तरह। तो मैं पूछूं कि वो 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो कुल तो इसमें पूरे काम में ये 10 घंटा ले रहा है। ये कॉन्सेप्ट को समझ गए तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। पूरा काम वो 10 घंटे में कर रहा है, यानी इस पूरे काम को 10 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो मैं पूछूं कि 1 घंटे में कितना करेगा, तो इस पूरे काम का 1 भाग ही तो करेगा, तो कितना घंटा का, तो 10 घंटे का इसने 1 घंटा काम कर लिया है। अच्छा, उसके बाद आगे अगर देख लिया जाए इसी प्रकार, तो मैं बोलूँ कि जो कम व्यास वाला नल है वो यक्स घंटा लगा रहा है पूरा काम करने में, उसको भरने में। तो मैं पूछूँ आपसे कि 1 घंटा का काम कितना होगा, तो 1 घंटा में वो 1/यक्स घंटा ले लेगा, है ना, समय। उसी प्रकार बड़े व्यास वाला, तो बड़े व्यास वाला इससे 10 घंटा तो कम लिया है ही है। अब मैं पूछूं कि तो बड़े व्यास वाला कितना समय ले लेगा 1 घंटे में, तो जब वो पूरा समय यक्स माइनस 10 घंटा ले रहा है, मैं पूछूं 1 घंटे में कितना काम करेगा वो, 1 घंटे में कितना समय ले लेगा भरने में, तो 1/यक्स माइनस 10, है ना, इतना समय ले लेगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये जब इससे 10 किलोमीटर हम बोल दें कि 10 घंटा जब कम लेता है, तो कहीं ना कहीं ये वाला समय अधिक है, ये वाले समय कम है ना। तो यहाँ पे हम लोग वही लिखेंगे कि 1/यक्स, यानी कि छोटे वाले नल द्वारा, छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में जो लगा समय है वो क्या हो जाएगा, 1/यक्स, और बड़े व्यास वाला नल द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा, 1/x माइनस 10। और यहाँ पे हमने तो निकाल लिया कि कुल जो समय है दोनों को मिलाकर ही तो भरा जा रहा है।
तो हमने बोला तो ये तो समय हमारा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 हो गया, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 9 सही 3/8 घंटा लग रहा है। तो हम पूछे आपसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, तो यहाँ पर इसके द्वारा पूरा समय 1 घंटे में इतना मतलब 1 घंटे में भरने में इतना कुल दोनों नल के हौज द्वारा लग रहा है यहाँ पर, है ना। तो मैं बोलूँ कि यहाँ पे तो बोल रहा है कि 9 सही 3/8 घंटे में भर दे रहा है दोस्तों, 9 सही 3/8 घंटे में। लेकिन हम बोले कि 1 घंटा में ये कितना हो जाएगा पूरा का, तो एक्चुअल में 8 9 72 3 75/8 हो जाएगा। ऐसे तो दोनों लेके 75/8 घंटे ले रहे थे, लेकिन मैं बोलूँ 1 घंटे में कितना दोनों नल भर सकते हैं, तो ये पूरा का क्या हो जाएगा 1/75/8। तो अब देखा जाए दोस्तों तो 8 ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 8/75। मतलब यहाँ पे जो कुल समय लग रहा है ना, ये भी क्या होगा 1/9 सही 3/8 होगा। तो इसे हल कर देने के बाद कितना हो जाएगा हमारा 8/75, 8/75 हो जाएगा, राइट। अब इसे हल कर लेते हैं हम लोग, यक्स का मान निकालते हैं। यक्स का मान आ जाएगा तो कम व्यास वाले नल द्वारा जितना समय लग रहा है वो आ जाएगा हमारा, है ना। तो इसे हल कर लेते हैं हम लोग, है ना। यक्स और यक्स माइनस 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, यक्स इंटू एक्स माइनस 10, राइट। अब देखिए यहाँ पर तो यक्स माइनस 10 का 1 में गुणा करेंगे तो एक्स माइनस 10, और यक्स का 1 में करेंगे तो प्लस का यक्स, राइट। बराबर कितना हो जाएगा 8/75। फाइनली देखें दोस्तों अब तो यक्स और यक्स हो जाएगा 2x, है ना। ये हो जाएगा 2x माइनस का ये 10 हो जाएगा, और बटा में यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो x², यक्स का माइनस 10 में करेंगे तो माइनस का 10x, राइट। बराबर ये 8/75। अब देखिए तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 75 का 2 में होगा तो 150x, है ना। कितना हो जाएगा 150x। 75 का 10 में गुणा होगा तो माइनस का 750, और 8 का फिर x² में होगा तो बराबर है बीच में तो बराबर दे देंगे 8x², और फिर 8 का माइनस 10 में होगा तो माइनस का 80x, राइट। अब इन दोनों को पोर्शन को उधर भेज देंगे, है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, ये हमारा 8x² माइनस का 80x तो था ही, अब ये प्लस का इधर आया तो माइनस का 150x, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 750 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। अब अगर हम लोग आगे इससे सोल्व करें दोस्तों तो ये हो जाएगा 8x², 80 और 150 कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा ना। ये हो गया माइनस 230x, और उसके बाद ये प्लस 750 इज इक्वल टू कितना है 0 के। अब अगर हम लोग 4 कॉमन कर ले यहाँ पर, तो 4 कॉमन करके उधर भेज देंगे तो 0 बटा में समथिंग 0 ही होता है ना। तो यहाँ पे बचेगा 4 दूना 8, 2x², फिर यहाँ पे 4 से अगर भाग देते हैं तो 4 5 20, और 3 0, फिर 4 से इसको भाग देंगे तो 4 5 20, और फिर 3 0 आ जाएगा, है ना। तो ये 4 7 28, यहाँ पे थोड़ा सा इसको भाग दे के देखेंगे तो 2 से ही शायद जाएगा दोस्तों, है ना। कितना से जाएगा, ये वाला 2 से हम 2 कॉमन करेंगे यहाँ पर, तो ये बचेगा हमारा 4x² माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 5 10। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, ठीक है। फिर प्लस इधर कितना बचेगा दोस्तों, तो 2 से 2 3 6, और 2 7 14, 2 5 10 इज इक्वल टू 0। देखा जाए तो 4x² का इसमें अगर गुणा कर देते हैं हम लोग तो ये हो जाता है 1500x²। अब बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो माइनस 115x, और गुणा कर दे तो 1500x² आ जाए। तो आइए तोड़ते हैं हम लोग, ये 4x², और इसको तोड़ेंगे हम लोग माइनस का 100x, और फिर माइनस का 15x, प्लस ये वाला 375 बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों में से कॉमन कीजिए, 4x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 25, और इन दोनों में से कॉमन है हमारा 15,
और यहाँ पे बचेगा यक्स और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस का 25 इज इक्वल टू है किसके 0 के। आइए इन दोनों को एक में रख लेते हैं हम लोग, यानी 4x माइनस 15 और फिर इनटू ये दोनों में से एक ले लेते हैं, यानी कॉमन भी निकालना कहते हैं हम लोग, x माइनस 25 बराबर हो जाएगा 0 के, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसको 0 के इक्वल करते हैं, मीन्स ये कि 4x माइनस 15 बराबर 0 है ना, और ये हमारा x माइनस 25 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर कि ये माइनस में 15 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 4 गुणा में है x के साथ और इधर आएगा तो भाग में, यानी x बराबर क्या आ गया 15/4। इसको पूरा डिवाइड किया जाए तो कितना बार में जाएगा 2 दूना 4, 2 बार में, 2 से तो जाएगा ही नहीं, 4 से अब डिवाइड कर लेते हैं तो 15 में देंगे तो 4 तिया 12, यानी x का मान जो है 3 पॉइंट कुछ आ रहा है यहाँ पर, ठीक। 4 तिया 12 और 3 फिर 0 आ जाएगा है ना, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो 4 सत्ते 28, यानी लगभग 3.7 घंटा आ रहा है। यानी हम मान लें अगर 4 ही घंटा आ रहा है तो जो बड़ा वाला व्यास वाला है, अगर यक्स का मान, यानी यक्स किसका था, किसके द्वारा लगा समय था, तो कम व्यास वाले द्वारा लगा हुआ समय था। अगर यक्स का मान हम लोग कम व्यास वाले द्वारा लिया गया जो समय है, अगर 3.5 घंटा या 4 घंटा ले लेते हैं तो इससे 10 घंटा कम लग रहा है बड़े व्यास वाले को। तो अब बताइए पॉसिबल है क्या, कभी माइनस में समय जा सकता है, नहीं। तो ये हमारा इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या होगा, यहाँ से निकल के आएगा, यानी कुल मिलाकर यक्स बराबर आपका 25 आ जाएगा, यानी यक्स का जो मान है वो 25 घंटा होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जो कम व्यास वाला नल है उसके द्वारा लगा गया समय कितना हो जाएगा 25 घंटा। तो कम व्यास वाले, बड़े व्यास वाले को कितना समय लगेगा, 25 में से 10 घटा देंगे, है ना। तो इस बात को लिख लेंगे यहाँ पर भी, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कम व्यास वाला, इसलिए चाहे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि छोटे नल द्वारा लगा समय, छोटे नल द्वारा लगा समय, लगा समय कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यक्स घंटा, यक्स का मान कितना आ गया है 25 घंटा, ये 25 घंटा हो गया बड़े नल द्वारा। अब इसलिए बड़े नल द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा, तो यक्स माइनस 10 है तो 25 में से हम लोग 10 घटा देंगे, है ना, यानी 15 घंटा लगेगा, बराबर 15 घंटा। ये आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। ये आपका शुरू से था, यहाँ से ये पहला स्क्रीनशॉट, ये आप दूसरा ले सकते हैं, है ना, ये नीचे थोड़ा सा कैलकुलेशन है। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आइए हम लोग देखते हैं 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, यानी कि जहाँ जहाँ रुकती है स्टेशन पर उसका समय नहीं जोड़ना है आपको। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच, मान लीजिए कि मैसूर को यम से डिनोट कर दिया हमने और बेंगलोर को हमने बी से डिनोट कर दिया। इन दोनों का बीच का जो दूरी है डिस्टेंस, ये 132 किलोमीटर है, ये दे चुका है आपको, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है कि यात्रा करने में 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। कहने का मतलब जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो सवारी गाड़ी से, है ना, उससे कितना समय ले रहा है कम, 1 घंटा कम, यानी एक्सप्रेस है तो ज़्यादा चलेगा ना, तो इससे 1 घंटा कम समय लेता है, मतलब नेक्स्ट जो स्टेशन है उस पर 1 घंटा पहले ही पहुंचा दे रहा है।
और ये 1 घंटा बाद पहुंचा रहा है। बोल रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से, यानी कि एक्सप्रेस किस पे अब निर्भर कर रहा है, तो यहाँ पर सवारी गाड़ी पर निर्भर कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग मानेंगे कि माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस का क्या हो जाएगा, तो इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चल रहा है। तो और हमारा एक्सप्रेस रेलगाड़ी का जो चाल होगा x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो आइए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 10 का है सॉल्यूशन दोस्तों। माना क्या मान लिया हमने, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर, एक्सप्रेस नहीं सवारी गाड़ी है ना, सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब उसके बाद लिखेंगे एक्सप्रेस का कितना समय लग रहा है दोस्तों, तो सवारी गाड़ी से इसका 11 किलोमीटर अधिक चाल है। किसका, एक्सप्रेस रेलगाड़ी का। तो हम इसको भी मान लेंगे, लिख लेंगे कि तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे तो हमने लिख लिया दोस्तों, ठीक। अब आगे देखिए यहाँ पे तो दूरी कितना तय कर रहा है, तो दूरी तो मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि दूरी बराबर कितना है, तो 132 किलोमीटर है ना, 132 किलोमीटर, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रश्न से, तो मैं पूछूं कि सवारी जो गाड़ी है उसका औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और 132 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो मैं पूछूं इसका समय कितना लगेगा सवारी गाड़ी से, तो इसके समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप कि चूंकि समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि समय निकालना है पहले सवारी गाड़ी का, तो समय कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी कितना है हमारा, तो दूरी तो हमारा 132 है। यहाँ पे लिखेंगे 132 और किस चाल से चल रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे लिखेंगे बटा में x, ये सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय है। अब मैं पूछना चाहता हूँ एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगेगा, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी भी तो उतना ही दूरी तय करेगा, यानी 132 और किस चाल से चल रहा है, तो x प्लस 11। यहाँ पे हमने लिख दिया कि x प्लस 11 किलोमीटर। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा ये वाला एक्सप्रेस जो है सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक चल रहा है, तो कम समय ले रहा है, यानी सवारी गाड़ी जो है अधिक समय ले रहा है ले जाने में और एक्सप्रेस कम ले जा रहा है। तो यानी कि अधिक में से ही कम घटाएंगे तभी तो कितना कम लेके जा रहा है, तो जब अधिक में से कम को घटाएंगे तो 1 घंटा इससे ये वाला कम समय ले रहा है, तो ये हमारा बड़ा होगा समय और ये समय छोटा होगा, जिसके कारण 1 घंटा अंतर मिलेगा। अब आइए इसे हल कर लेते हैं हम लोग। तो अगर मैं एलसीएम लूँ तो x और x प्लस 11 का, तो ये हो जाएगा x इंटू x प्लस 11, इसका गुणा 132 में करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 132 का x में गुणा होगा तो 132x और फिर 132 का 11 में होगा तो 11 दूना 22, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 11 दूना 22 के 2 और फिर 11 तिया 33 और 2 कितना हो जाएगा 35, हाथ में 3, 11 एकम 11 और 3 14, राइट। अब x का माइनस 132 में करेंगे तो माइनस 132 x हो जाएगा बराबर, इधर कितना बचा है दोस्तों 1। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा हमारा, तो फाइनली देखा जाए तो ये 1452 बचा है बराबर x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर, ये पूरा पोर्शन का 1 में गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा ना, और x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x का 11 में करेंगे तो प्लस 11x है ना, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, सो x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस का 1452 बराबर का 0। अब इसे
इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 1452 एक्स स्क्वायर होगा। इसको तोड़ना है तो इसको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगर आप इसको बार बार फैक्टराइजेशन कर देते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए ये हमारा 44x में से 33x अगर घटा देते हैं, कितना 33x, तब कितना बचेगा 11x, और ये हमारा 1452 लिख देंगे बराबर 0। देखिए हमने क्या बोला, 44 में से 33 घटाएंगे तो 11x, और 44 में 33 का गुणा कर दे रहे हैं तो हमारा 1452 रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन करते हैं, x कॉमन करेंगे तो x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा +44, राइट। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन है दोस्तों, तो माइनस का 33, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा +44, है ना, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये वाला पोर्शन ले लेते हैं एक में, यानी x माइनस 33 बराबर हो जाए इंटू x प्लस 44 बराबर हो जाएंगे 0 के। तो अगर तुलना कर दें तो x माइनस 33 बराबर होगा 0 के, तो x बराबर हो जाएगा 33, और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा ये वाला माइनस का 44, जो कि पॉसिबल नहीं है। कभी भी चाल जो होता है माइनस में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप। इसलिए सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, इसलिए सवारी गाड़ी की चाल जो है 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा 11 किलोमीटर इससे ज़्यादा ले रहा था एक्सप्रेस, तो हमने लिख दिया 33 + 11 यानी 44 किलोमीटर प्रति। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कह रहा है, तो मान लेते हैं ये पहला वर्ग है, ये आप देख सकते हैं ये हमारा पहला वर्ग है, ठीक, और ये दूसरा वर्ग है। वर्ग किसे कहते हैं दोस्तों, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। फाइनली मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे दो डायग्राम ले लिया है और दो वर्ग ले लिया है। अब मैं पहले वाले का बोल रहा है कि पहले यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों का योगफल, क्षेत्रफलों का योगफल जो है 468 मीटर स्क्वायर है। तो मैं पूछूं कि पहले का भुजा क्या होगा, तो नहीं पता है। तो सबसे पहले तो मैं मान लूँगा कि माना पहले का भुजा जो है x है, दूसरे का y है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी हम क्षेत्रफल बात करें तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा इसका, और इसका y स्क्वायर, ठीक। अब बोल रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। हमने तो निकाला कि ये पहला का क्षेत्रफल है, ये दूसरे का, इन दोनों का योग करेंगे तो x स्क्वायर + y स्क्वायर मिलेगा। लेकिन ये बोल रहा है कि इसका जो मान है ना 468 के बराबर है, तो ये हमारा 468 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन बन जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 मान देंगे हम लोग, ठीक। बोला यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो। अब मैं पूछूं दोस्तों कि वर्ग किसे कहते हैं, तो वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। तो मैं पूछूं कि इसका परिमाप यानी चारों तरफ का माप, तो एक तो ये भुजा हो गया, दूसरा ये, तीसरा, चौथा। मैं बोलूँ एक भुजा अगर x है तो चारों कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ पे भी ये 4y हो जाएगा। तो परिमाप का मतलब कि इसका 4x और इसका 4y, इन दोनों का योगफल जो है, सॉरी यहाँ पे बोला है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो। अंतर मतलब होता है घटाव, तो इन दोनों का जो घटाव है वो बोल रहा है कि कितना है 24 मीटर। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 बन जाएगा, है ना। या आप इसका यूज करके इसमें मान रख देंगे, हल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे सीख मिल रहा है कि सबसे पहले हमें पहले वर्ग का जो भुजा है वो x मीटर मानेंगे, दूसरे वर्ग का भुजा बराबर y मीटर। तो आइए इसी चीज़ को लिख लेते हैं कि माना पहले वर्ग का भुजा बराबर x मीटर तथा दूसरे वर्ग का भुजा बराबर y मीटर है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों कि माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। प्रश्न से शर्त नंबर पहला, तो पहला क्या बोल रहा है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 मीटर स्क्वायर है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर, दूसरे का y स्क्वायर, इन दोनों का योगफल किसके बराबर है, 468 मीटर स्क्वायर के, राइट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाता है हमारा, ये हमने कह दिया।
तथा बोल रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो हमने बताया कि परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों 4x। ये शर्त नंबर सेकंड है, ठीक है, शर्त नंबर सेकंड, राइट। परिमाप 4x और ये 4y दूसरे वाले वर्ग का, इन दोनों का अंतर किसके बराबर है 24 के। अब यहाँ से मैं 4 कॉमन करने वाला हूँ, तो 4 कॉमन करके उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 बटा में, यहाँ पे 4 आएगा कोष्टक में, है ना, यहाँ पर, लेकिन भेज देंगे यहाँ पे तो 4 नीचे आ जाएगा, 4 छक्का 24, यानी x ये माइनस वाई है उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 6 प्लस वाई। अब इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में पुटिंग कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम यहाँ पे भी लिख सकते हैं नाउ इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 क्या है हमारा, तो एक्स स्क्वायर, x के जगह पे क्या रख देंगे y प्लस 6 प्लस वाई, तो रख देते हैं हम लोग 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो होल स्क्वायर रख देंगे प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 468, राइट। अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे तोड़ देंगे हम लोग, है ना, तो ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 36 6 दूना 12 वाई हो जाएगा, प्लस ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 468। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, राइट। ये बचा हमारा प्लस 12 वाई, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अब माइनस में ये 468 हो जाएगा, प्लस में 36 है तो घटाएंगे इसमें से 468 में से 36 तो कितना बचेगा दोस्तों, ये माइनस है ये प्लस में है, तो 8 में से 6 घटेगा तो 2 बचेगा, और 6 में से 3 घटेगा तो 3, और ये 3 बचेगा, 4 ही बचेगा, है ना, यानी कुल मिलाकर हम बोल दें यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 432 बचेगा, ये आपका साइड में है बराबर का 0। अब देखिए 2 सभी में से कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, राइट। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो मतलब 2 से भाग देना, तो 2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये बचा वाई स्क्वायर प्लस 6y, राइट, और ये माइनस 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 बराबर 0 हो जाएगा। 2 को इधर भेज देंगे तो गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, वैसे ये वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर हो जाएगा 0 बटा में 2 बराबर 0, है ना। अब इसे थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेंगे, बस हमारा आंसर मिल जाएगा। आइए अब इसे भी आगे सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वाई स्क्वायर का 216 में गुणा कर लेंगे, कितना होगा 216 वाई स्क्वायर। अब इसको 216 वाई स्क्वायर का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 18y में से 12y अगर घटा देते हैं तो देखिए 18 में से 12 घटाएंगे तो 6y बच जाएगा, और 18 में 12 का गुणा कर देंगे तो 216 भी आ जाएगा। चाहे आप करके देख सकते हैं, 18 दूना 36 के 6 हाथ में 3, 18 और 3 21 हो जाएगा, राइट। फिर माइनस 216 बराबर हो गया 0। अब इन दोनों में से कॉमन करने की बारी आ जाती है, तो यहाँ पे कॉमन करेंगे अभी हम लोग, है ना। यहाँ से y कॉमन कर लेते हैं दोस्तों, तो ये बचेगा हमारा y, और यहाँ पे बचेगा प्लस का 18, राइट। यहाँ पे माइनस का 12 कॉमन करते हैं, यहाँ पे बचेगा y प्लस 18 बराबर हो जाएगा 0 के। ये वाला पोर्शन 1 में ले लेते हैं हम लोग, या इस पोर्शन में से y प्लस 18 कॉमन है, और यहाँ से भी तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पे बचेगा y प्लस 18, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम लोग तुलना करते हैं, तो तुलना करेंगे तो y माइनस 12 जो है 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे y बराबर मिल जाएगा प्लस का 12, यहाँ पे y प्लस 18 बराबर 0 करेंगे तो y का मान मिलेगा माइनस का 18, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी वर्ग की चाहे किसी भी चतुर्भुज की जो भुजा होती है ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ठीक। आप यहाँ पे कारण भी दे सकते हैं। तो y का मान कितना आ गया, हमारा y का मान आ गया 12। अब हमें x का भी मान निकालना है ना, तो x का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे रख देंगे तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि x बराबर क्या था
तो x बराबर था 6 + y। अब y का मान रखते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 6 + y का मान 12, यानी x का जो मान है 18 मीटर आ गया। और यहाँ पे y का जो मान है वो भी 12 मीटर है। तो हम कह सकते हैं पहले, इसलिए पहले वर्ग की भुजा बराबर कितना हो जाएगा 18 मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y का मान 12 मीटर। तो यहाँ पे 12 मीटर लिख देंगे। ये आपका आंसर होता है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।